चलो 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 चलो। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश की सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो सभी? अगर मेरी आवाज तुम लोगों तक अच्छे से पहुंच रही है जैसा तुम्हें पता है, और मैं अगर तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, तो चैट सेक्शन में एक बार एटीपी लिख दो। माय नेम इज कपिल सोलंकी। वेलकम कपिल सोलंकी जी ना, प्यारी सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। 3 बजे मिल रहे हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। मिस यू सर। अरे भाई साहब, अरे हमें भी बहुत याद आती है, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर आ गया जिसके कारण हमारी 2 हफ्तों से क्लास ना हो पाई। 2 लेक्चर हम पीछे चल रहे हैं, तो मैंने प्लान किया आज तो लूंगा, और जो अगले वाला संडे है ना, उस संडे को भी एक क्लास ले लूंगा। ठीक है, ट्राई करा करूंगा भी कि एक्स्ट्रा संडे को एक क्लास ले लूं, अपना सिलेबस हो जाएगा, टेंशन मत लो यार। ठीक है, माफी चाहूंगा, दिल से सॉरी बोलता हूँ। मुझे भी बुरा लगता है जब क्लास एंड होती है, तो मैं पता नहीं है ना, मैं कभी अगर कोई क्लास एंड हो रही है ना, तो ये मैं समझना मेरी हेल्थ इशू के कारण हो रही है ना। अब मेरे स्वास्थ्य के कारण कभी नहीं होता कि जब भी मेरी तबीयत खराब होती है मैं ये सोच लेता हूँ कि चलो यार 1.5 घंटे की बात है, क्लास ले लेते हैं, फिर आराम से बिस्तर पे पड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो टेंशन की बात नहीं है, इस चीज के लिए मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा, है ना। थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा। और आज मिल रहे हैं यार एक नए चैप्टर के साथ। एनर्जी लो नहीं होना चाहिए, एकदम हाई होना चाहिए। फोड़ने वाले हैं, और बेसिकली ध्यान रखो, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो बिना देरी कर अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। काफी सारे बच्चे जुड़ गए हैं। एटीवी सर कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एकदम। तुम लोगों को देख लेता हूँ, तुम लोगों के मैसेजेस वगैरह, चैट्स वगैरह देख लेता हूँ, मेरा दिन बन जाता है। इट्स ओके सर। ओए होए होए होए, तुम लोगों से सॉरी बोलूंगा। हट। चलो, तो आज आज अभी तक हमने क्या करा? ये जो चैप्टर था हमारा, कौन सा चैप्टर था? अम्ल क्षारक एवं लवण, है ना। ये अम्ल क्षारक एवं लवण करके जो हमारा चैप्टर था, इसकी जितनी भी थ्योरी थी वो हमने पूरी की पूरी क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। थ्योरी तो जो हो गई वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब बात आती है, मुद्दा आता है क्वेश्चंस ऊपर। क्या आता है? क्वेश्चंस का मुद्दा आता है। भाई क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे आप? तो उसके लिए आज अपन मिलने वाला है, लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। और आज हम करेंगे, हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ अब सिर्फ अब सिर्फ प्रैक्टिस होगी। क्या होगी? प्रैक्टिस। मतलब जो नोट्स से क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में अपन करने वाले, मतलब एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में अपन करने वाले। चलो, तो मेरे साथ देखना, अगर कोई चीज नहीं बन रही है तो अच्छी बात है ना। अब देखो ध्यान से, ध्यान से सुनो। अब हम बात करने वाले हैं आज अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न में क्या आ जाएंगे भाई? एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो, है ना, वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज आ चुके हैं वो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आज अपन क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है ना। इस क्वेश्चन को अपन बहुत इजीली करेंगे, ध्यान से सुनना। वही रिलेट करवाऊंगा, है ना। ये इसके बाद, ये खत्म करने के बाद हमारा पूरा ये चैप्टर खत्म होगा, तो टेंशन मत लेना, है ना। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। हमें 3 परख नली दी गई है। कितनी परख नली दी गई है? 3। इनमें से एक में आश्रित जल है। चलो 3 परख नली बना लेते हैं, मस्त मजेदार सी, है ना। 3 में क्या बना लेता हूँ, परख नली बना लेता हूँ। पहली परख नली को इसको अपन कर दो येलो, ये लो। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, 3 परख नली हमें दी गई है। कितनी दी गई है? 3 परख नली। अच्छा, बहुत शानदार। ये तीसरी परख नली दी गई, 3 परख नली दी गई है। अच्छा, 3 परख नली के बारे में अगर मैं तुम्हें चर्चा करूं, ये पहली परख नली अपन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पहली परख नली बना रहे हैं। पहली बन गई भाई। क्या बन गई? पहली बन गई। ठीक है, हाँ भाई। दूसरी परख नली कैसी हो जाएगी? दूसरी परख नली भाई फिर से बना लेते हैं, दूसरी परख नली, है ना। ये मैं ऑरेंज कलर की बना लेता हूँ। कौन सी बना लेता हूँ? ऑरेंज कलर की बना लेता हूँ। ठीक है, और थर्ड वाली जो बना लेते हैं, वो बना लेते हैं ये कलर की। ठीक है, 3 परख नली अपन ने बनाई है। अब इन तीनों परख नली के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, है ना, अगर तीनों परख नली के बारे में क्या करूं, अगर चर्चा करूं, तो यहां पर तुम देखोगे,
ठीक है। तीसरी परख नली ये बन गई भाई। अब तुम यहां पर देखोगे तीनों परख नली में मैंने क्या कर रहा हूं, इन तीनों परख नली में मैंने अलग अलग विलयन लिए। पहले में मैंने क्या ले लिया, आसुत जल, इसके अंदर मैं ले रहा हूं वाटर, आसुत जल। क्या लिया हुआ है, आसुत जल। तो ये हमारा हो गया आसुत जल हो गया। क्या हो गया, आसुत जल हो गया। इसके अंदर मैंने ले लिया क्या, एक में हमने अम्लीय विलयन ले लिया, मतलब इस वाले फर्स्ट वाले में, अच्छा इसमें अपन अम्लीय विलयन ले लो, मैं अम्लीय विलयन बना दे रहा हूं। इसमें क्या ले लिया मैंने, अम्लीय विलयन, मतलब अम्ल है, इसके अंदर क्या है, अम्लीय विलयन है, अम्ल है। ठीक है। फिर फिर भाई क्या होगा, और इसके आसुत जल अम्ल, और इसके अंदर मैंने ले लिया क्षारीय विलयन। कौन सा विलयन ले लिया, क्षारीय विलयन ले लिया। अब उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ, ये कौन सा विलयन हो गया, क्षारीय विलयन हो गया। उन्होंने ये बोला तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, लाल लिटमस पत्र है। कौन सा लिटमस पत्र है, लाल लिटमस पत्र है। सो लाल लिटमस पत्र हमें दिया हुआ है ना। तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थ की जांच कैसे करेंगे, देखो लाल लिटमस पत्र का उपयोग अगर तुम लोगों को पता होगा, मैंने लिटमस बताया था, तो क्षार जो होता था, क्षार को अगर मैं, है ना, लाल लिटमस पत्र को अगर मैं बात करूं, लाल लिटमस पत्र को अगर मैं किस में डाल देता था भाई, बताओ, लाल लिटमस पत्र को अगर मैं क्षार में डाल देता था, किस में डाल देता था, क्षार में डाल देता था, ये कैसा हो जाता था, नीला। मैंने बताया था छलनी, क्या बताया था, छलनी। तो बेसिकली क्षार लाल को नीला, छालानी, तो क्षार लाल को नीला, यही बताया था। सो यहां पर अब मेरे पास एक ही लिटमस पत्र है, तो मैं तीनों में थोड़ा थोड़ा एक एक टुकड़ा डाल के देखूंगा। मैं ये देखूंगा कि ये वाला जो विलयन है इसके अंदर ये जो हो चुका है लिटमस पत्र, वो कैसा हो चुका है, नीला हो चुका है। तो भाई ये तो पता चल चुका है क्षार है। अब इसी में से जो नीला लिटमस पत्र था ना, उसको मैं डालूंगा इस अम्ल के अंदर, तो तुम देखोगे वो अम्ल के अंदर जो नीला लिटमस पत्र था, है ना, जो नीला लिटमस पत्र था वो क्या होने लगेगा, वापस लाल होने लगेगा। क्या होने लगेगा, लाल। तो मुझे अम्लीय विलयन का पता चल जाएगा। और आसुत जल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आसुत जल में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन था, तीनों परख नलियों में स्थित विलयन की क्रिया लाल लिटमस पत्र से करवाते हैं। जिस विलयन द्वारा यह लिटमस पत्र नीला हो जाएगा वह विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब इस नीले लिटमस पत्र की क्रिया शेष दोनों विलयन से करवाते हैं। जिस विलयन द्वारा ये लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाता है वह अम्ल होगा, और तीसरी परख नली में स्थित विलयन क्या होगा, आश्वित जल होगा, क्योंकि आश्वित जल उदासीन होता है। तुम लोगों को पता है ना मैंने कि भाई जो लिटमस पत्र है, अगर तुम इसको किसमें डाल रहे हो भैया, इसको तुम डाल रहे हो किसमें, क्षार में। किसमें डाल रहे हो तुम, क्षार में। तो भाई जो लाल होता है, जो लाल होता है वो क्या हो जाता है, नीला। लाल लिटमस पत्र जो हो जाता है, लाल लिटमस जो होता है वो क्या हो जाता है भैया, नीला लिटमस हो जाता है क्षार में, है ना, छलनी बताया था। और जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल में अगर तुम डाल रहे हो तो जो नीला लिटमस है, कौन सा लिटमस है, जो नीला लिटमस है वो कैसा हो जाता है भैया, लाल। क्या हो जाता है, लाल। तो वही तो चीज दिखाई, वही तो चीज दिखाई। हमारे पास क्या था भाई, सिर्फ लाल लिटमस पत्र था, हमने उसको क्षार के अंदर डाला, वो कैसा हो गया भाई, है ना, वो कैसा हो गया, नीला हो गया। कैसा हो गया, नीला। अच्छा, तो हमें ये पता चल चुका वो क्षार है। अब यही नीले लिटमस पत्र को हम दोनों में डाल दिया, पानी में भी डाल दिया और अम्ल में भी डाल दिया, तो अम्ल क्या कर देगा, उस नीले को लाल कर देगा। तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये अम्ल है। और पानी के अंदर कोई होगा नहीं, क्योंकि पानी क्या होता है, उदासीन होता है। सर क्या आप सानिया मैम को जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं बेटा, बहुत अच्छे टीचर है ना, केमिस्ट्री के, बहुत, है ना, मतलब बहुत शानदार वे में पढ़ाते हैं, बहुत सही पढ़ाते हैं। चलो जल्दी बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, है ना, मैं तो बहुत अच्छे जानता हूँ, मैं ना भी हूँ, है ना, बहुत प्यारा पढ़ाते हैं, बहुत प्यारा पढ़ाते हैं, है ना, बहुत हम्बल हैं और बहुत शानदार पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक तुम सोचते हो ना कि, बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत शानदार। और बिहेवियर बहुत अच्छा है, बिहेवियर बहुत अच्छा है ना, मतलब लाइक जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए वो बहुत सही है। तो मैम बहुत ज़्यादा लाइक सही है। सब कुछ क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो। थम्स अप करना है, ABCD नहीं करना है।
क्लियर सर, पोल कराओ। ओके, हाँ आने वाले हैं पोल, पोल लेकर आने वाले हैं ना। वॉइस लो लाएंगे ना, वॉइस लो कर देते हैं, तेज कर देते हैं। अब आ रही है, कोई ईयरफोन लगा के बैठा होगा तो परेशान हो जाए। लिटमस लाल नीला हो या नीला लाल हो, होगा छार तो लाल को नीला, होगा नीले को लाल। चलो, गाना नहीं बना, खराब ट्राई, शो रिजल्ट्स करते हैं। यार 45 सेकंड्स बहुत दे दिया। 90% बच्चों को चीजें क्लियर हुई, वेरी गुड। क्यों भैया काय नहीं है? 90% काय हो गया भाई, है ना? 90% क्यों हो गया? चल ठीक है, ओके, बात नहीं। चलो हम बात करते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। नाम भाई, रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3। तो ये याद रखना, है ना? NaCl का उपयोग करके हम बेकिंग सोडा बनाया करते हैं, ठीक है? तो हम NaCl लेते हैं, H2O लेते हैं, CO2 लेते हैं और अमोनिया लेते हैं। हमें NH4Cl मिलता है और हमें बेकिंग सोडा मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उपयोग जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, सोडा अम्ल अग्निशामक, मतलब इस बेकिंग सोडा के साथ, बेकिंग सोडा क्या है हमारा? हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके साथ एक अम्ल ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल आपस में मिलकर CO2 गैस रिलीज करते हैं, जो एक आग को सपोर्ट नहीं करती, आग बुझाने में इसका काम किया जाता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। खाद्य पदार्थ सामग्री में बेकिंग पाउडर, मतलब अगर पकोड़े को कुरकुरे वगैरह वगैरह बनाना है तुम लोगों को, ठीक है, या ब्रेड वगैरह फुलाना है, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है। सब मैडमों की पूछ ले बेटा, एक आध सर का पूछ लेता, है ना? निहारिका मैम कैसी है, सानिया मैम कैसी है ना? मैम तो सब बढ़िया ही होंगी भाई, मैम कहाँ से खराब होने लगी। चल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है, तो ट्राई करना, है ना? बिना देरी, मतलब बिना आराम से, इत्मीनान से देखकर फिर आंसर देना, है ना? मतलब सोच लो और फिर इसका आंसर देना। अब मैं दे रहा हूं 30 सेकंड, अब इसका तुम लोग क्या करोगे? आंसर दोगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। सो मैं दे रहा हूं 30 सेकंड, अब आराम से इसका क्या दे दो? आंसर दे दो ना। पोल आ चुका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता था? हम जिप्सम को गर्म करते थे। जिप्सम क्या होता था? CaSO4.2H2O। इसको गर्म कर दो तो 1.5H2O निकल जाता था। तो जब मैं CaSO4.2H2O को जब भी गर्म कर देता था, तो भैया इसको हम बोला करते थे जीप्सम। क्या बोलते थे? जीप्सम। इसको गर्म कर दिया 373 केल्विन पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें से 1.5H2O निकल जाता है। बचा कितना भैया? 1.5 निकल जाता, बचा कितना? आधा। तो ये 1.5 निकाल दिया और ये क्या हो गया? आधा। इसी को मैंने बोल दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोल दिया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन सी हमें क्या लग रहा है? करेक्ट लग रहा है। बाकी ये तो जिप्सम का फॉर्मूला हो गया, ऑप्शन सी पर लगाना था। देख लेते हैं। 90.85% बच्चों को चीजें क्लियर हो गई। बाकी 10 बच्चे तो है ना, 10% बच्चे तो नए वाले हो। अच्छा एक बात बता ना, कितने बच्चों ने अभी अभी नए ज्वाइन करे हैं? मतलब जिन्होंने अभी सिर्फ अभी, मतलब लाइक जिनका अभी यही चैप्टर चल रहा है, पिछला कभी कंप्लीट ही नहीं करा। चलो बताते हैं। पीएच में पी का सूचक क्या होता था? पीएच का मतलब होता है पुतांश। क्या होता है? पुतांश। बेसिकली दोनों आंसर हो सकते हैं, है ना? पावर भी होता है, पुतांश भी हो सकता है। ए पर भी टिक लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, दोनों भी आंसर हो सकते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों रखना नहीं चाहिए? भाई दही क्या है भाई? एसिड है ना? तो ये अम्ल है भाई, और अम्ल किसी धातु के साथ रहता है तो वह अभिक्रिया तो कर लेगा, है ना? पीतल के साथ भी कर लेगा, तो वहां पर क्या होगा? कई विषैले पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल है, क्योंकि अम्ल है जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक विषैला यौगिक बनाता है, जिसके कारण वश खाने लायक नहीं रह जाता। तो मतलब विषैला हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से पूछा। चलो, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? मतलब धातु के साथ बताना है। एक उदाहरण के साथ समझाइए इस गैस की उपस्थिति की आप जांच कैसे करेंगे? तो मैं बता रहा हूं भैया, बताओ कौन सी गैस होगी? पहले ही मैं दे दे रहा हूं ऑक्सीजन, दूसरा मैं दे दे रहा हूं नाइट्रोजन, तीसरा मैं दे दे रहा हूं हाइड्रोजन, चौथा मैं दे दे रहा हूं CO2। तो कौन सी गैस इसमें से निकलेगी तुम लोगों को बताना है। धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया कर रही है, धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया कर रही है। मैं जल्दी से तुम लोगों को पोल में ऑप्शंस दे देता हूं।
क्या देता हूँ, पोल में ऑप्शंस दे देता हूँ। तो जल्दी से देख लो भाई, ए बी सी डी में से तुम लोगों को आंसर बताना है। ए बी सी डी में से तुमको क्या करना है, आंसर बताना है। चलो बताओ। हाँ 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 हाँ। चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं भाई। इसके लिए कंडीशन ये है कि जो धातु है, जैसे जिंक हो गया, जैसे आयरन हो गया, इन सभी धातुओं की एक बात याद रखना कि ये सब हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर कर निर्माण कर लेते हैं अपने लवण का, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। क्या हो जाती है, निकल जाती है। इसकी जांच क्या करोगे भाई, हाइड्रोजन एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है, तो जब भी जैसे कोई जलती हुई मोमबत्ती तुम लेकर आते हो, फट फट की आवाज आती है। पोला लाकर ऑप्शन सी पर टिक लगा देना था। ठीक है, पोला लाकर ऑप्शन सी पर हमें क्या कर देना था, टिक लगा देना था। यही वाला करेक्ट आंसर। 85.94% बच्चों ने सही, बाकी O2 बोल रहे हैं। अच्छा ये बात बताना, कितने बच्चे पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, मतलब मेरे को आज तक जानते ही नहीं हो जिन्होंने बैच लिया है, कितने बच्चे पहली बार अटेंड कर रहे हैं, ये बात बताना, है ना। मतलब जिन्होंने, जो लोग मेरे को जानते हैं वो थम्स अप करेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, जो लोग मुझे जानते हैं पहले से वो थम्स अप करेंगे, है ना, और जो लोग नहीं जानते वो थम्स डाउन करेंगे, है ना। जो लोग जानते हैं वो थम्स अप करेंगे, और जो लोग नहीं जानते वो क्या करेंगे, थम्स डाउन करेंगे। क्या करेंगे, थम्स डाउन। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो मैं भी देखता हूँ, है ना, तुम लोग पहली बार मेरे को जान रहे हैं या फिर बाद में, है ना। चलो, या फिर जिनका बहुत ज्यादा बैकलॉग है वो भी क्या करेंगे, नीचे करेंगे। मैंने पहली बार ज्वाइन किया है, देख लो एक आ गया। मैं जानता हूं, मैंने अभी बैच लिया है, ये देख लो एक और आ गया नया। ओके, अभिषेक पटेल, देख लो। इनमें से कई बच्चे जानते हैं पर क्लास के लिए, क्लास कर लिए, मतलब आज पहली बार आ रहा है भाई, ये देख लो। मतलब ढेर सारे नए बच्चे हैं यार ये। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पिछला लेक्चर कंप्लीट करके आओ, है ना, पिछला लेक्चर और कंप्लीट करके आओ तो सारी चीजें क्लियर होगी बहुत बढ़िया तरीके से। सर मेरा बैकलॉग हो गया है, क्या करूं। भाई बेटा कोई सब्सटीट्यूशन उसका है नहीं, देख लो भाई 80% पहली बार अटेंड कर रहे हैं, बाकी 20% मेरे से पहले, मतलब 80% बच्चे जानते हैं और बाकी 20% बोल रहे हैं कि हमारा तो बैकलॉग है भाई साहब। ठीक है, धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है ना, ये रिएक्शन मत लिखना, ये वाली। ठीक है, रिएक्शन कौन सी लिखना हमारी, ये जो इधर लिखी हुई है ना, ये वाली लिख लेना, है ना, ये वाली लिख लेना। इसका नाम क्या होता है, जिंक होता है। ये क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो बन रही है ये क्या है हमारा, जिंक सल्फेट। ठीक है, और ये है हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच क्या है भाई, जलती हुई मोमबत्ती को परख नली के मुंह के पास ले आओ तो फट फट की आवाज आएगी, जिसको पॉप ध्वनि भी कहा जाता है। कौन सी ध्वनि, पॉप ध्वनि कहा जाता है। तो मतलब हाइड्रोजन जब जलती है तो पॉप ध्वनि आती है। क्या आती है, पॉप ध्वनि आती है। अगला देखते हैं। अब हमारे पास कोई धातु यौगिक ए है, ठीक है, या ए है ना। इस ए को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक हमने ए लिया, अम्ल लिया, वो भी कौन सा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, मतलब भाई कोई ना कोई गैस तो निकल रही है, बुदबुदाहट आ रही है मतलब बुलबुले बन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गैस तो होगी। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, मतलब ये चीज तो कंफर्म हो गई, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी, हाइड्रोजन तो बुझाएगी नहीं, हाइड्रोजन तो जल जाएगी, है ना। वो होगी हमारी CO2 गैस। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, मतलब बन रही है जो चीज वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब पूरी की पूरी कहानी हमको पहले ही बता दी उन्होंने। तो भाई जब भी कोई अम्ल किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। तो कोई नहीं, यहां पर जो होगा वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा, यही हमारा ए होगा। अच्छा कैल्शियम का ही कार्बोनेट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ कैल्शियम क्लोराइड बना ना, क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बना।
यहाँ पे या बेसिकली CO2 बन जाता है और साथ में क्या निकलता है H2O। क्या निकलता है H2O, है ना। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये मैंने अभिक्रिया पूरी लिख कर रखी हुई। धातु यौगिक क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है हमारा भाई, ये एरो लग गया, ये हमारा क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा अगला क्या बना, अगला हमारा बना CO2, है ना, जो आग जलाने में नहीं, सहायक नहीं है, बुझाने में यूज होती है। तो ये हमारी हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला हो गया हमारा जल, अगला हो गया हमारा जल। चलो अब देख लेता हूँ सर यूट्यूब पर क्लास कब है, होगी बेटा तो पता चल जाएगा। विराट कोहली, ओके सर मेरा आंसर दो, तेरा आंसर क्या है भाई, समीखा कुमारी, कुमारी हैकर, ओके। माय नेम इज श्वेता सिंह नॉट शैलेंद्र, ओके बेटा, पापा के नाम से या भैया के नाम से आपने ज्वाइन करा होगा। बिलाल सर का फैन, सर मैं आपको कल मेंशन किया था ऋषि, अरे अच्छा अच्छा वही, क्लास कैंसिल हो गई थी तो, है ना, बच्चे ने मेंशन करने लगे थे। तो क्या चल रहा है, हेलो दिव्या, सर आपका 10th का परसेंटेज क्या था, बहुत था बेटा, बहुत कम था मतलब, नहीं था बेटा, परसेंटेज नहीं बनाया था, फेल हो गया था मैं, 4 बार में पास करी मैंने 10th। ठीक है, मेरे ऊपर भी मूवी बनने वाली है, कौन सी, बताओ बताओ कौन सी, 10वीं फेल, पता है तुम लोग अगर फेल हो गए ना तो तुम्हारे ऊपर मूवी बनेगी, 10वीं फेल इन तबेला। अब तबेला जो होगा वो ऐसा होगा कि यहाँ पर छोटे मोटे जानवर नहीं होंगे, 150-200 भैंसे होंगी जिनकी आपको सेवा करनी है। अब उसकी जो निगरानी करेंगे उसमें वो 3 लोग होंगे, एक आपके मतलब पेरेंट्स, माता पिता, दूसरे जो होंगे वो आपके दोस्त होंगे ना, जो तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और तीसरा जो होगा वो मैं होऊंगा। तो 10वीं फेल इन तबेला, है ना, हम एक मूवी बनाएंगे जिसके प्रोड्यूसर जो होंगे वो आकाश सर ले लेंगे, आकाश सर से अपन 10 रुपए ले लेंगे, वैसे तो बहुत कंजूस इंसान है वो, है ना। आकाश सर को रोस्ट करो, रोस्ट करो, वो खुद ही रोस्टेड है यार, सर को देखा है तुमने कभी सामने से, ऐसे लगता है रोस्ट हुए हुए ना, जल गए हैं। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, है ना, क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज यौगिक के जलीय विलयन अम्लीयता को प्रदर्शित नहीं करते। अम्ल वही है जो H+ आयन रिलीज करेगा, जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं, जो हमारे एथिल अल्कोहल वगैरह होते हैं, इनमें H+ निकलते ही नहीं है, रिलीज ही नहीं होती। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो HCl HR तो नहीं, जल में विलयन में H+ आयन बनता है, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज में यौगिकों के जलीय विलयन में H+ आयन बनता नहीं है, जिसके कारण ये अम्लीयता के अभिलक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। और ऑब्वियस ही बात है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। मैं डायरेक्टर रहूंगा उसको, उसमें फिर है ना तुम्हारी क्लास की जो सबसे सुंदर कन्या होगी जिसको तुम बात करते हो, तो वो तुम्हारे पास आके कहेगी, है ना, जब तबेला फेल मूवी बनेगी तुम लोगों की, 10th फेल, है ना, 10th फेल जब मूवी बनेगी तुम्हारी क्लास की एक सुंदर कन्या तुमसे आकर कहेगी, तुम, है ना, तुम्हारा नाम क्या है, चिंकू पिंकू फेलू, फेलू नाम रखेंगे तुम्हारा, फेलू, फेल हो जाने के बाद तुम्हारा नाम क्या रखेंगे, फेलू। तो भाई फेल हो जाओगे तुम, 10th फेल मूवी तुम लोगों के ऊपर बनेगी, तुम्हारा नाम होगा फेलू, और एक सुंदर कन्या, लाइक सुंदर लड़का जो भी होगा वो तुमसे आकर कहेगा कि तुम भले 10वीं फेल हो जाओ या फिर से 10वीं बार 10वीं फेल हो जाओ, शादी में तुमसे नहीं करूंगी फेलू। मैंने सुन रहा, नहीं करूंगी, वो तो चली जाएगी बेटा, मेरे फेलुओं, इधर देख लो पढ़ लो, वो तो सुंदर कन्या है, वो तो चली जाएगी, आखिरी में लड़कों की बनती है भाई, है ना, हाँ वही। चल बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, ऐसा क्यों, देखो विद्युत का संचालन कब होता है, जब कहीं कहीं पर हमें आवेश मिल जाए, क्या मिल जाए,
आवेश मिल जाए। तो जहां पर आवेश प्रवाह की दर, अगर आकाश सर ने पढ़ाया होगा विद्युत धारा वगैरह या उस पर आने वाले होंगे, तो एक चीज पढ़ी होगी, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो जहां पर आवेश प्रवाह कर सकता है, जहां पर आवेश है वो विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है। मतलब हमारा अम्ल का जलीय विलयन भी विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके अंदर H+ आयन होते हैं। सो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। बहुत बढ़िया। चलो अगला देखते हैं। अच्छा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस शुष्क लिटमस पत्र के ऊपर रंग प्रवाहित क्यों नहीं करती? देखो, हाइड्रोक्लोरिक गैस, या फिर इसको तुम ऐसे मत लिखो, यह हाइड्रोक्लोरिक गैस नहीं होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है वो क्या अम्ल है ना? ये क्या अम्ल है? क्या ये अम्ल है? तो एक बात हमेशा याद रख लेना, ये अम्ल नहीं है, क्योंकि इसने H+ ही रिलीज नहीं करा। क्योंकि HCl गैस जो होता है, जो HCl गैस होता है, ये H+ तो रिलीज ही नहीं कर सकता। ये H+ आयन को क्या कर सकता है? रिलीज ही नहीं कर सकता, है ना। Cl- को क्या बना सकता है? रिलीज ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि गैस फेज में। जब तक तुम पानी में नहीं डालोगे तब तक नहीं होगा। तो इसलिए ये अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करते। यही कारण होता है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न नहीं होते, है ना। सिर्फ जल की उपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जो हम लोगों को आना चाहिए। चल अगला देखते हैं। अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित क्यों किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? क्या रीजन है भाई? बताया था, ये भी बताया हुआ है मैंने बहुत अच्छे से। क्योंकि बताओ, अच्छा, अम्लों का तनुकरण जो होता है वो कैसा प्रक्रम है? अम्लों का तनुकरण जो है कैसा प्रक्रम है? बताओ कैसा प्रक्रम है? यही क्वेश्चन बना दिया मैंने, मान लो। नोट से बेटा अगर पढ़ोगे ना तो सारी चीजें आएगी। बताओ ऊष्मा छेपी है क्या? अगला मैंने बोल दिया ऊष्मा शोषी है क्या? ऊष्मा व्हाट? शोषी है क्या? मतलब ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा ली जाती है वहां का, है ना। कोई नहीं। डी, दोनों। दोनों कहां से हो जाएगा? लेकिन मैंने दे दिया। बताओ भाई कैसा प्रक्रम है? पोल ले आता हूं मैं सामने, पोल ले आता हूं सामने। 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से आंसर दे दो। तो अगर मेरे पास, मान लो मेरे पास अम्ल है, क्या है? अम्ल है। अब अम्ल की बोतल रखी हुई है, उस अम्ल की बोतल में डालकर मैं ढेर सारा पानी डाल दूं, तो देखो ढेर सारा अम्ल था, जैसे मैं पानी डालूंगा तो वो क्या होता है? बहुत ज्यादा ऊष्मा वहां पर निकलती है। ये प्रक्रम जो होता है वो ऊष्मा छेपी प्रक्रम होता है। कैसा प्रक्रम होता है? ऊष्मा छेपी प्रक्रम। तो अम्ल का तनुकरण एक ऊष्मा छेपी प्रक्रम है। अब एसिड की बोतल थी, उसमें पानी डाल दिया तो भाई वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत भयंकर ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। तो हम क्या करते हैं? पानी ले लेते हैं, उसके अंदर हल्का सा अम्ल डालते हैं, गर्मी निकली, उसको थोड़ी देर रखते हैं, हल्का हल्का धीरे धीरे हिलाते हैं, ठंडा करते हैं, फिर थोड़ा सा एसिड डालते हैं। इस तरीके से उसका तनुकरण होता है। तो इसका आंसर पता क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऊष्मा छेपी प्रक्रम होता है। कौन सा होता है? ऊष्मा छेपी प्रक्रम होता है ना। तो ऑप्शन ए पर तुम्हें टिक लगाकर शो रिजल्ट करना था, है ना। अब देख लेते हैं। देखो 85.47 बच्चे ने पिछला पढ़कर आए हैं। बाकी नए बच्चे ज्वाइन करें, बेटा पिछले लेक्चर्स देख कर आओ, नहीं तो है ना पंकज सर गुस्सा होते हैं। इन लोगों से पूछो कैसे होता है फिर। अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। जल को अम्ल में मिला दिया, अम्ल में डाल दिया तो भैया विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि जल को सांद्र अम्ल में मिलने पर वह तीव्र अभिक्रिया करके विस्फोट करते हैं। इसके कई दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए हमें कभी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। तो ये भी हमारे पास है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अगला बताओ। अच्छा एक बात बताओ, सांद्रता क्या होती है? मैं तुम लोगों से एक पूछता हूं, सांद्रता क्या होती है? मैं तुम लोगों को बताता हूं। जैसे मेरे पास 1 लीटर पानी है, कितना पानी है? 1 लीटर जल है। क्या है? जल है। अब इसके अंदर मैंने कुछ अम्ल डाल दिया। क्या डाल दिया? अम्ल। अम्ल डाल दिया। बताओ अम्ल कौन से रूप में रहता है भाई जल के अंदर? हाइड्रोनियम आयन के रूप में, है ना। हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव।
है ना, ये पता था ना कैसे बनता था, H प्लस H2O के साथ मिल जाता था इस तरीके से। H प्लस जो होता था वो H2O के साथ मिलता है ना। तो देखो दो हाइड्रोजन और एक, तीन हाइड्रोजन, तो H3O और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब इस हाइड्रोनियम आयन यहां पर है, तो सांद्रता क्या होती है कि इस पूरे विलयन के अंदर कितना हमारे पास विलय है, विलय का मतलब जो अम्ल है वो कितना है। अब खुद सोचो, मैं इसके अंदर पानी मिला दे रहा हूं, मैं इसके अंदर क्या मिला दे रहा हूं, पानी मिला दे रहा हूं, और पानी मिला दिया मैंने, इसके अंदर पानी मिला दिया, तो पानी मिलाने के कारण क्या हो जाएगा भाई, विलयन की मात्रा बढ़ जाएगी, पर अम्ल तो उतना ही है ना, तो सांद्रता क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी ज्यादा। अब ये ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन कम, दूसरा ऑप्शन ज्यादा, तीसरा ऑप्शन कुछ नहीं, चौथा ऑप्शन नहीं पता, ये नहीं डालेंगे, नहीं पता नहीं मतलब दोनों। खुद सोचो ना, मैं बोलता हूं कि विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, अब देखो आयतन बढ़ गया, आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से। तो बताओ कम होगी ज्यादा होगी, ठीक है, बहुत शानदार। चलो पोल ले आता हूं सामने, चलो बता रहा हूं सर, ई हेलो, हम्म, चलो बहुत बढ़िया। हो गया, तो भाई सांद्रता क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑप्शन ए। क्योंकि भाई आयतन उतना कितना है, विलयन का मात्रा मतलब बढ़ गई है, लेकिन विलय विलय तो उतना ही है। देखो 47% बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं। देखो सांद्रता क्या होती है मैं बताता हूँ, सांद्रता जो होती है, देखो इसके अंदर दो पदार्थ होते हैं, एक होता है विलय, दूसरा क्या होता है विलायक। तो सांद्रता क्या होती है भाई, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, प्रतिशत सांद्रता ही निकाल रहे हो तुम, है ना, विलयन की मात्रा। तो भाई विलय जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सांद्रता होगी, और विलयन जितना कम, मतलब विलयन मतलब भाई बोल सकते हो तुम विलयन की मात्रा है, विलयन का आयतन, है ना, किसमें, आयतन में। तब देखो विलयन का मात्रा बढ़ गई है, लेकिन विलय तो उतना की उतना ही है, जिसके कारण सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। और तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता मतलब प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला देखते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, देखो कुछ सोचो। मान लो मेरे पास ये पानी है, और इसके अंदर मान लो 1 लीटर ही है, कितना है, 1 लीटर, इसके अंदर क्या है भाई, OH माइनस है। अब क्या हुआ, ये तो भाई OH माइनस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है ना, मान लो इसके अंदर अभी 10 है, कितने हैं, 10 10 OH है, कितने OH है, 10 OH है, मैं ऐसा बोल देता हूं अभी 10 OH है, 10 OH है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक क्षारक मार्ट मिला दिया, मान लो KOH ही मिला दिया, तो अब इसके अंदर बताओ OH की संख्या क्या हो गई भाई, बढ़ गई, OH की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, विलयन उतना ही है लेकिन विलय बढ़ गया, तो बताओ सांद्रता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पानी मिलाओगे घटेगी, और वही अम्ल सॉरी क्षार मिलाओगे तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। ओके, अच्छा एक बताना, हमारे पास दो विलयन है A और B,
विलेन ए के पीएच मान कितना है, 6 है, और बी का पीएच मान कितना है भाई, 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है ना। इनमें से कौन अम्लीय तथा कौन क्षारकीय विलयन, बताओ भाई क्या आंसर होगा भाई। कोई मेरे नाम का ही पूरे क्लास में, अमित कुमार, अस्सलाम वालेकुम सर। अरे भैया बिल्कुल आपका भी। अब मेरे को नहीं पता आगे क्या बोलते हैं। कौन भैया, कौन अम्ल होगा ज्यादा, किसमें बेसिकली कौन ज्यादा अम्लीय होगा, कौन क्षारकीय। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसकी होगी भैया सबसे ज्यादा, जिसके पास जो अम्ल होगा, तो इसकी होगी भाई, कहा गया। जिसका पीएच मान जितना कम उसकी हाइड्रोजन सांद्रता उतनी ज्यादा। भाई H प्लस आयन किसका सबसे ज्यादा होगा, जिसका पीएच जो होगा वो सबसे कम होगा। जिसका पीएच सबसे कम है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। 6 अम्ल होगा और बी क्या होगा, 6 अम्ल होगा, और हमारा क्षार कौन होगा, ये रहा। 7 से ज्यादा कौन है, क्षार। तो विलियन ए क्या है, अम्ल, क्योंकि वो 7 से कम है। बी क्या है, क्षार, क्योंकि वो 7 से ज्यादा है। ए विलियन में H प्लस की आयन सांद्रता सबसे अधिक होगी। ओके ठीक है। क्लियर, ओके। अगला है H प्लस एक्वस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके कारण क्या हो जाता है भाई, अगर ज्यादा है तो अम्लीय, कम है तो क्षारीय। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है विलयन और अधिक अम्ल होता है, ठीक है। क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, अगर हाँ तो ये क्षारकीय विलयन क्यों होते हैं, इसके अंदर H प्लस आयन, बेसिकली हाँ H प्लस आयन क्षारकीय विलयन में होते हैं, परंतु इसकी सांद्रता OH आयन की सांद्रता से क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो क्षारकीय विलयन होते हैं। चलो, कोई किसान खेत की मृदा में किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, जो कली का चूना होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है। ये कब डालते थे भाई, ये अपन कब डालते थे बताओ। मिट्टी क्या होती थी भाई, मिट्टी अम्ल होती थी, मिट्टी का ये कब डालते हैं भाई, कब अपन यूज करते हैं, जब मिट्टी क्या हो भाई, कब यूज करते हैं, जब मिट्टी क्या हो, अम्लीय हो या फिर क्षारीय हो, या फिर ये कब डालते थे बताओ, दोनों सॉरी उदासीन हो, या फिर कोई नहीं, कब डालते थे, तो पोला ही पोला करवा रहा हूं तुम लोगों को, कब डालते थे बताओ, याद है पीएच का। कब डालते थे, तो क्या होता है कि जब भी प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है ना वो सबसे ज्यादा तब होती है जब माहौल क्या हो, उदासीन, क्या हो, उदासीन। अब जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है ना तो ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती, तो उस अम्लीयता को दूर करने के लिए हम एक क्षार का उपयोग करा करते थे। अब वो क्षार जो है वो बेसिकली है ना, है ना, मिट्टी अगर अम्लीय हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इनका उपयोग करा करते थे, कोई क्लाइम हो गया इन सब का, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। चलो मैंने पहले ही बता दिया, बहुत बढ़िया, क्योंकि सारे के सारे। प्रतीक कुमार को ब्लॉक करो भाई, मेरा तो फिर मेरे को मैसेज कर दो, सर मैं ब्लॉक हो गया सर, प्लीज मैं ब्लॉक हो गया, मैंने कुछ किया ही नहीं था सर, सर प्लीज हेल्प सर। फिर हमारे बैच मैनेजर को बोलता, सर रात को 12 बजे आप कॉल कर रहे हो एक बच्चे को अनब्लॉक करवाने के लिए, ऐसा होता है भाई, है ना। सर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, कोई किसान खेत की मिट्टी में मृदा की अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, है ना, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है, मिट्टी को क्या करता है, उदासीन बनाने के लिए करता है, क्योंकि भाई अम्लीय मिट्टी है तो उसके लिए क्षार चाहिए। CaO Cl2 का प्रचलित नाम क्या है बताओ, क्या नाम है भैया, प्रचलित नाम मतलब कॉमन नेम, कैल्शियम क्लोराइड, कॉमन नेम पूछा है। कास्टिक सोडा है क्या इसका कॉमन नेम, क्या इसका नाम विरंजक चूर्ण है या ब्लीचिंग पाउडर, किसका, क्या इसका नाम बुझा हुआ चूना है।
क्या इसका नाम तूतिया है? क्या है? क्या इसका नाम तूतिया है? ओके ओके ओके, लो भैया पोल ले आया मैंने। लो, कर दो आंसर। हाँ 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 हाँ। ये बनता कैसा था? जब हम बुझा हुआ चूना के ऊपर कौन सी गैस प्रवाहित करते थे? क्लोरीन गैस पूरा कर प्रवाहित करते थे। जब बुझे हुए चूने के ऊपर, शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते थे तो हमें मिलता था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ में H2O निकल जाता था। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, उसको इसका उपयोग अपन जल के विसंक्रमित करने के लिए किया करते थे, और बेसिकली इसी को हम बोला करते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोला करते हैं? विरंजक चूर्ण। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। टिक लगाओ, आगे बढ़ो। अच्छा, तुम लोगों की वो भी होगी ना यार, हिंदी वगैरह क्लास, है ना? चलो अभी टाइम है, बहुत टाइम। ठीक है। हेलो सर। ओके सर। चलो 81.25% बच्चों ने सही आंसर दिया। मैं वही बोल रहा हूँ, लोग अब 20% तो पहली बार देख रहा है मेरे को, है ना? जिसका इसका नाम क्या है? विरंजक चूर्ण, या ब्लीचिंग पाउडर भी कहा करते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जिससे क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनता है। तुम लोगों को बताया था ना अभी, यही अभी क्रिया बताई। किससे क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनता है भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। बुझा, शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है CaOH होल ट्वाइस। चलो, अच्छा, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? मैं तुम लोगों को सामने ऑप्शन से लेकर आ रहा हूं। पहला है Na2CO3.10H2O, दूसरा है NaCl, तीसरा है NaHCO3, चौथा है NaOH। किसका उपयोग करी मैं कि कठोर जल को मृदु बना दूं? बताओ किसका? पता है ना कौन सा का उपयोग किया जाता था? मत करवाना बेइज्जती भैया। गए तुम गए हो क्यों? बात बाकी है, पढ़ ले बेटा भी तू, रात क्लास बाकी है, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पढ़ ले बेटा, अभी 10वीं है बाकी है, पर सर पड़े क्यों? क्या ना, कितना क्या है? इसका आंसर होगा Na2CO3.10H2O। ए पे लगा के टिक कर देगी। यही तो होता है धावन सोडा। धावन सोडा का उपयोग होता है। यही तो था क्या? धावन सोडा। धावन सोडा का उपयोग होता है कठोर जल को मृदु बनाने में। 72.67% बच्चों ने पढ़ के नहीं आया, रिवाइज करके नहीं आया, रिवाइज करके नहीं आया तुम लोग। हाँ, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? बताओ भैया, पता है तुम लोगों को? इसको मैं बोलता हूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। इसको गर्म करते थे तो बताओ क्या मिलता था? नोट्स में देखे हैं? उन्हीं नोट्स में करा था, याद करो। इसको जब अपन गर्म करते थे तो हमारा क्या निकलता था? हमारा बनता था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना, और साथ में क्या निकल जाता था? H2O, और साथ में निकल जाती थी CO2। इसको मैं बोलता था सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलता था? सोडियम कार्बोनेट। और इसका पुनः क्रिस्टलन कर देते थे, मतलब जब इसकी अपन जल से अभिक्रिया कर देते थे, जो Na2CO3 था उसकी जब हम जल से अभिक्रिया कर देते थे, वो भी कितने जल? 10H2O के साथ, तो हमें मिल जाता था काय का सोडा? धोने का सोडा। जब सोडियम कार्बोनेट की
हम अभिक्रिया कर देते थे किसके साथ, जल के साथ, तो हमें मिल जाता था धोने का सोडा जो था Na2CO3 डॉन 10H2O, और इसको तुम बोलते हो धावन सोडा, धावन सोडा। ठीक है, हाँ भाई, हट। अगला देखो, निम्न अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, यही वाली देख लेना तुम, है ना। चल, अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया करने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तुम लोगों को पता है ना, एक क्वेश्चन करवाया था कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, नहीं करवाया तभी देख लो। क्या होता है अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को तुम आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखोगे ना, तो ये जल के साथ 1.5H2O के साथ वापस जिप्सम का निर्माण कर लेगा, और क्या बना लेगा भैया, CaSO4.2H2O, एक कठोर पदार्थ जिप्सम का निर्माण कर लेता है। तो इसी कारण से इसको नमी से दूर रखने के लिए आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए, है ना। तो देख लो, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह हमारा क्या हो गया, जल, क्या हो गया, जल। ठीक है, यही रिएक्शन हो गई, ये दिया है ना, बहुत बढ़िया। कोई विलयन है ना, कोई विलयन है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है, इसका संभावित पीएच क्या होगा, लाल को नीला कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। कोई विलयन है जो लाल को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा। चलो बहुत बढ़िया, मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, ये रहा आपका पोल। चले टेढ़े मेढ़े रास्ते पे यूं नंगे पाँव रे, चल, हाँ हाँ हाँ, गुन गुनगुनाती हवाओं में। लाल को नीला कर रहा है, नीले को लाल नहीं, बेवकूफ हो तो पक्के में छार होगा लाल को नीला वाला। 88.66% बच्चों ने बात करें, देख रहा हो, हैकर रिटर्न्स कुमार शर्मा, शैलेंद्र पासवान, आर्यन चौरसिया। सो हियर आर द टॉपर्स। मनीष भाई ने 8 में से 8 सही दिए, संजय वर्मा, सानिया वर्मा, गौरव पटेल, राम मोहम्मद सिंह आजाद, अरे हाय हाय, इसको तो वीडियो कॉल करते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है, शशिकांत कुमार, श्रेयस द्विवेदी, विनीत कुमार, आलोक पटेल, सत्यम भगत, चल बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, करेक्ट, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये आ गया हमारा, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। चूने को पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी थी, याद है, याद है, बिल्कुल। इस विलयन का पीएच मान क्या होगा, मतलब अंडे का पिसा हुआ कवच किसका होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और इससे कोई विलयन अभिक्रिया कर रहा है और एक ऐसी गैस बना रहा है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती, पता है कौन सी गैस थी वो, हाँ। तो अब जो विलयन अभिक्रिया कर रहा है उसका नाम बताना है, चल बताओ भाई। लो वॉइस, लो वॉइस, अब ठीक है, लो वॉइस है क्या सच में, HCl है, वेरी गुड। क्या होता होगा भैया, ये होता होगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो HCl के साथ अभिक्रिया करता है, तब वो निर्माण करता है कैल्शियम क्लोराइड का, और एक गैस होती है जिसका नाम है CO2। ये जो CO2 गैस है वो चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। तो बेसिकली HCl से वो अभिक्रिया कर रहा है। अंडे का कवच किसका बना होता है, या वो बना होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का,
ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा के हमने शो रिजल्ट्स कर देंगे। नहीं सर, वॉइस सही है, वॉइस सही है, वॉइस सही है। ओके ओके ओके, ऑप्शन बी पर टिक करा। 77.65। चलो, एक क्वेश्चन आता है, 10 ml NaOH विलियन है ना, 8 ml HCl के विलियन से पूर्णतः उदासीन होता है। मतलब NaOH मेरा 10 ml है, कितना है? 10 ml है। सो उसके लिए जो HCl चाहिए मुझे, वो 8 ml चाहिए। तो बोल रहा अगर मेरे पास 20 ml NaOH है तो मुझे कितना HCl चाहिए रहेगा? तो इसको बोल दो x होल करके आंसर बताओ। एक बगल ठीक है। तो इसमें क्या कर देना तुमको, क्रिस क्रॉस, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो, ये हो जाएगा 10x बराबर 8 × 20, 8 × 20 क्या हो गया इसको, 8 × 20। अच्छा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 × 20 डिवाइडेड बाय 10, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 ml। ऐसे भी कर सकते, नहीं तो ये भी सोच लो भाई, 8 के लिए 10 तो 20 के लिए कितना, 16, 85.31% है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम लोगों से पूछे जाएंगे, है ना, इसीलिए मैंने लिख रहा है 16 ml आंसर है। चल अगला देखते हैं। अपच का उपचार करने के लिए बताओ, अपच का उपचार अपन किससे करा करते थे, बताओ बताओ बताओ। अपच कब हो जाता था, या फिर एसिडिटी, सीधी बात, एसिडिटी का उपचार करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बताओ, एसिडिटी का उपचार करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, ओके 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 ओके, चलो आ जाओ इधर देखो, आ जाओ भाई। एसिडिटी का अगर उपचार करना है तो अपन किसका उपयोग करते हैं, पता है ना? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ये बॉय। वेरी गुड। तो ये होगा हमारा एंटासिड, मतलब प्रति अम्ल, ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे। 85.25% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कांस्टेंट चल रहा है, एंटासिड्स का उपयोग करते हैं। जो भाई ज्यादा अम्ल स्त्रावित हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एक दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा प्लस नींबू का रस। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखना है। तो भाई तनु संप्लविक अम्ल से हम किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं भाई, जिंक की अभिक्रिया करवा रहे हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम किसकी करवा रहे हैं, मैग्नीशियम पट्टी की। तो ये अभिक्रियाओं के लिए अगर मैं संतुलित रासायनिक समीकरण लिखूं, ठीक है चलो बता देता हूं। तो मेरे पास तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो क्या होता है, चलो यहीं देख लो। तो ये था हमारा जिंक, है ना, ये हमारे पास क्या है, H2SO4, ये जिंक सल्फेट बना रहा है और H2 बना रहा है, हाइड्रोजन गैस, ये अपन ने करा भी हुआ है बहुत बार। ठीक है, बहुत शानदार। मैग्नीशियम है, सेम अभिक्रिया होगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करेगा एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। आयरन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये सारे के सारे अगर मैं बात करूं, इसको तुम लोग अच्छे से करना, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है।
क्लियर, पक्का। चल, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके ओके ओके। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। देखो, अगर इसके अंदर हाइड्रोजन आयन होंगे तो ये विद्युत का चालन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्योंकि भाई अगर आयन से मतलब आवेश है तो विद्युत का चालन होता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी सिंपल सी देख लो तुम। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन ले लीजिए, मतलब सबको एक एक विलयन ले लिया। कॉर्क पर दो कील लगाकर उन सब में क्या लगाना है भाई, 100-100 ml, अगर मैं बात करूं 100-100 ml के बीकर में उनको रख देना है। अब 6 किलो वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ एक बल्ब को स्विच को माध्यम से जोड़ दीजिए, उसमें वायर डाल के जोड़ दो भाई। तो हम देखोगे जब हमने तनु HCl डालेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराएंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनमें कोई हाइड्रोजन आयन नहीं होते, है ना, तो इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि H+ आयन रिलीज ही नहीं करते। तो ये एक बहुत प्यारी सी कहानी थी। आश्रित जल क्यों नहीं करते भाई? आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करते हैं, है ना, लेकिन वर्षा का जल करता है। तो वर्षा के जल में क्या होता है, मैंने अम्ल वर्षा पढ़ाया, तो अम्ल क्या होता है भाई, अम्ल का विलय, जलीय विलयन विद्युत चालन कर सकता है, लेकिन आश्रित जल के अंदर कोई अम्ल होता ही नहीं, है ना। आश्रित जल के अंदर कोई अम्ल होता ही नहीं, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई अम्ल होता ही नहीं, तो विद्युत का चालन नहीं करता। आश्रित जल शुद्ध होता है, इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इससे थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान होता है, जो कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अम्लीय बना देता है। अम्लीय होने के कारण H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। वही मैंने कहानी बताई ना तुम लोगों को। बेटा याद थोड़ी करना है, याद थोड़ी करना है इनको, रोज पढ़ना है। सर डाउट देख लीजिए, ओके डाउट देख लेते हैं। सर मैं आज कौन क्वेश्चन बैंक ले आया हूँ, कॉमन डाउट चलते हैं। भैया रिपीट कर दो प्लीज, क्या चीज रिपीट कर दें? इसको रिपीट कर दिया था बेटा, वहां पे कर दिया था एक बार। सी 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 राइट आंसर, सी राइट आंसर। सर आयन का मतलब क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल्स। सर मुझे फीवर है, वो बेटा थोड़ा आज रेस्ट ले लो, है ना, क्लास बंद करके अभी रेस्ट कर लो। सर सांद्रता क्या होता है, अभी बताया था मैंने। सर आसुत जल क्या है, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, आसवन के द्वारा प्राप्त करते हैं इसको। सर ये तो राजस्थान की संजीव आंसर बुक में है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी है बेटा ये। सर हमारे सेकंड हैंड टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है। हाँ भाई, तो वही 2 चैप्टर्स आएंगे वीडियो कॉल। सर अरे भाई साहब, सर सॉन्ग सुना दो, सुना देंगे। सर मेरा बैकलॉग हो गया है, तो बैकलॉग का क्या करूं भाई, तो पढ़ो बेटा। किंग ऑफ केमिस्ट्री, ओए होए होए होए, नहीं है हम किंग ऑफ केमिस्ट्री। सर आप तो हीरो बनोगे क्या? नहीं, हमको बनना ही नहीं है, हमको बनाएंगे ही नहीं कोई। किंग ऑफ केमिस्ट्री, ओके। सर क्लास का टाइम चेंज हो सकता है क्या? 3 बजे तो स्कूल से आते हैं। सॉरी बेटा, अगले टाइम में बोल रहा हूँ, मैं कुछ करवा रहा हूँ तुम लोगों के लिए, टेंशन मत लो। सर मैं आज क्वेश्चन बैंक ले आया हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर मैं आज क्वेश्चन बैंक ले आया हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक से अच्छा, है ना, मैं तुम लोगों को खुद प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन मत लो ना। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो H+ आयन मुक्त नहीं करा होता है। लिख लो, जल की अनुपस्थिति में, है ना, अम्लीय व्यवहार नहीं होता, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में ही H+ आयन अलग होता है। तो उपस्थिति होना चाहिए जल की भाई, तभी H+ आयन होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस वगैरह हैं वो तुम लोगों को अच्छे से बनने चाहिए। क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो, बहुत शानदार। अब बताओ यहां तक की कहानी सबको क्लियर है कि नहीं? एक बार थम्स अप कर दो, है ना, थम्स अप कर दो जल्दी से, बताओ। सर नेक्स्ट क्लास भी है, एंड कब होगा? कर देंगे बेटा, 10-15-20 मिनट में कर देंगे। प्रिंस ऑफ केमिकल। चलो, है ना, आ जाओ।
ठीक है, तो इसका बताओ भाई, थम्स अप कर देना, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं अभी तक। ओ हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, शो रिजल्ट्स करते हैं। 82.18% बच्चों ने यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है एक, मेरे पास 5 बिलियन है, ए बी सी डी व ई। जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलियन पता है अपना 82% क्यों आया? क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर्स है। अब मोस्ट ऑफ द मतलब 25-30% बच्चे ऐसा है जो बेसिकली नया है, तो उसने अभी वो चैप्टर पढ़े ही नहीं है। तो मैं तुम लोगों से यही बोलूंगा कि पहले जाकर चैप्टर पढ़ो, फिर सारी की सारी चीजें यहाँ पर आंसर करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, तो 7 है हमारा मिड पॉइंट, क्या है 7, है ना। अब मेरे पास ए बी सी डी है भाई, ए का पीएच मान कितना है भाई? ए का पीएच मान है सर 4, बी का क्या है भाई? बी का है 1, सी का क्या है भाई? सी का है हमारा 11, डी का क्या है भाई? डी का देकर रखा है हमारे 7, और ई का क्या है भाई? ई का है हमारा 9। अब देखो, जो 7 होता है ना, 7 मिड पॉइंट होता है, 7 से जितना तुम आगे जाओगे तो तुम्हें क्षारीयता बढ़ती हुई दिखेगी, है ना। क्षारीयता का मतलब है ना, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और 7 से जितना तुम पीछे जाओगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अम्लीयता बढ़ेगी। अब तुम खुद देखो, 7 क्या है भाई? हमारा उदासीन है। क्या है? उदासीन, पहली बात। ठीक है, अच्छा, अगर जहां अम्लीयता बढ़ेगी, मतलब 7 से अगर हम 0 की तरफ जा रहे हैं, है ना, 7 से हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो अम्लीयता बढ़ेगी, मतलब H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी। अब देखो ध्यान से, तुम यहां पर ये देखोगे कि भाई यहां पर हमारा सबसे पहले कौन है? 1, तो बी कहां स्टैंड कर रहा होगा? यहां पर, यहां बी होगा, क्योंकि बी का पीएच मान क्या है? 1। फिर इसके बाद भाई 1 से ज्यादा कौन है? 4, 4 यहां रहा होगा, है ना। 4 किसका है भाई? 4 है हमारा ए का, ए यहां रहा होगा, ए का पीएच मान कितना है भाई? 4। तो भाई ये दोनों अम्ल है क्या? बिल्कुल है। अब इन दोनों अम्ल में अगर लड़ाई हो जाए, प्रबलता कौन है? प्रबलता किसकी ज्यादा है? तो तुम बोलोगे एक वाले की, क्योंकि वो 7 से उतना दूर है। तो प्रबल अम्ल कौन हो गया भैया? प्रबल अम्ल हो गया हमारा बी, है ना। दुर्बल अम्ल कौन हो गया भाई? दुर्बल अम्ल हो गया हमारा ए। बहुत शानदार। चलो भाई, अब देखो 7 आ गया। अब अपन चलते हैं भाई डी। डी जो है हमारा 7 है, ये हमारा क्या हो गया भाई? डी हो गया 7। 7 से आगे चलो भाई, फिर क्या है? हमारी 11 वैल्यू है, ये 11 दी हुई है। 11 पर क्या है भाई? जो 11 है हमारा, वो किसका है भाई? हमारा लाइक सी का। किसका है? सी का। तो सी, बताओ छार है क्या? बिल्कुल छार है। अच्छा, एक और 7 के बाद हमारा एक 9 भी है, यहां 9 ले लो, तो 9 पर कौन है? ई है। अब बताओ दोनों छार है? बिल्कुल, दोनों छार है। इनमें से ई प्रबल वाला है या सी प्रबल वाला है? भाई 7 से जो जितना दूर वो प्रबल, तो 11 वाला प्रबल होगा। तो प्रबल छार कौन होगा भाई? हमारा सी होगा। और दुर्बल छार कौन होगा? हमारा ई होगा, जिसका पीएच मान 9 है। उदासीन कौन है हमारा? उदासीन है हमारा डी। अच्छा, अब H प्लस आयन की सांद्रता कैसे भाई मिले पता चलेगी हमें? उसके आरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो जैसे तुम 14 से 0 की तरफ जा रहे हो, क्षारीयता क्या होगी? अगर हम बात करें, सॉरी, जो अम्लीयता है वो क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा कौन होगा? अम्ल, हमारा बी। तुम ये बोल सकते हो सी की सबसे कम है, सी की जो है वो सबसे कम। उससे ज्यादा कौन होगा भाई? उससे ज्यादा होगा हमारा ई। फिर उदासीन आ गया जो है हमारा डी। फिर आएगा हमारा ए। फिर आएगा हमारा बी। तो ये क्रम लिया हुआ, अच्छा आरोही क्रम है, तो ये रहा, है ना। तो यही चीज जो है मैंने तुम लोगों को बताई, इस तरीके से इसको आंसर करके आना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलो,
बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, मेरे पास क्या है, एक परख नली ए है और परख नली बी है। इन दोनों की समान लंबाई में, समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी इन दोनों के अंदर डाली। ए के अंदर क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और बी के अंदर क्या है हमारा, एसिटिक अम्ल है। तो किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, है ना। तो जो प्रबल अम्ल होगा उसमें से ज्यादा हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा हमारा मैग्नीशियम। तो ज्यादा किसके अंदर होगी भाई, बी के अंदर, है ना, सॉरी ए के अंदर, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्रबल अम्ल है। तो परख नली ए में अधिक बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है। ठीक है। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाता है, पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर दीजिए भाई। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा भाई, पीएच और गिर जाएगा, है ना, और कम हो जाएगा। तो ताजे दूध का पीएच मान कम होता है, दही बनने पर क्या होगी, लैक्टिक अम्ल और बनेगा, जिसके कारण क्या होगा, पीएच और कम हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा। अच्छा, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ठीक है, क्यों मिला रहा है। अब देखो बेकिंग सोडा कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है। अब बेकिंग सोडा का क्षारीय है, तो दूध का पीएच मान कितना है भैया, 6 है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 6 से बढ़ जाएगा, है ना। तो इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, पहली बात तो, अगर ये पीएच मान है ना 6 से कम कर दिया जाएगा तो दूध फट जाएगा, ठीक है। तो दूध को फटने से बचाने के लिए अपन उसको क्या, क्षारीय कर देते हैं बेकिंग सोडा मिलाकर। अच्छा, अब ऐसा ऐसा होने के कारण क्या होता है, जो पीएच मान है वो 6 से अधिक हो जाता है। तो इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है दूध के अंदर, जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो क्या करता है, दूध को, है ना, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करता है। अब सोचो पहले, अगर इसको अब दूध को लैक्टिक अम्ल बनाना तो पीएच गिराना पड़ेगा, तो पहले उस वो बेकिंग सोडा वाले क्षार को न्यूट्रलाइज करता है, उसको उदासीन करता है, और फिर आ, हमारे लाइक दूध को दही बनाता है। तो ताजा दूध के पीएच का मान 6 होता है, से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देता है, और दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध में लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, जिससे ये लंबे समय तक बना रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिला क्षारक बेकिंग सोडा को पहले उदासीन करता है और फिर उस अम्ल में बदल जाता है, जिसके कारण दही बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, एक और क्वेश्चन आ चुका है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, क्या रीजन है भैया, अभी बताया था मैंने रिएक्शन। अगर आद्ररोधी बर्तन में तुम नहीं रखोगे, है ना, तो ये किस में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। क्या होता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो हमारा CaSO4 है ना, .12H2O है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसको अगर तुम लोगों ने, इसको अगर तुम लोगों ने किस में रख दिया, है ना, पानी के संपर्क में लिया है, नमी के संपर्क में लिया है, तो ये वापस 1.5H2O के साथ मिलकर, मतलब जल के साथ मिलकर, ये निर्माण कर लेता है CaSO4.2H2O का, जिसको बोलते हैं अपन जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, है ना। तो ये रीजन है, ये क्या है, ये रीजन है, बहुत प्यारा सा रीजन है ना। तो लिख लो, इसका बहुत प्यारा सा आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है, जिसके कारण इनमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया कर कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए भैया देख लेते हैं, कई सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। जैसे मेरे पास NaOH है, इस NaOH के साथ क्या ले लो, HCl ले लो। ये क्या होता है, मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये निर्माण करते हैं किसका, NaCl का, जो होता है मेरा सोडियम क्लोराइड।
और साथ में बनता है जल, मतलब लवण और जल। सो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्षार एवं अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं और यहाँ पर एक उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है जो है हमारा जल। ठीक है, ये बहुत हो जाएगा। अच्छा, और भी एग्जांपल्स है क्या? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, CaOH होल ट्वाइस, ये क्या हो गया मेरा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ किसकी अभिक्रिया करवा दो? इसके साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं किसकी? सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, H2SO4। कौन सा अम्ल ले लो? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? लवण और जल का, जो बनेगा CaSO4 प्लस 2 OH है, 2 H है, तो क्या बन जाएगा? 2H2O, है ना? तो कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। तो इसके कई सारे एग्जांपल्स अपन ने बुक के अंदर भी करे हैं, है ना? तुम लोग इसको अच्छे से कर सकते हो। चलो, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाएगा। इसका रासायनिक नाम, इनके अगर मैं बात करूं, प्रचलित नाम, कॉमन नेम जिसको कहा जाता है, इनके बेसिकली इनके उपयोग, इनके बनाने की विधि, है ना? ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। तो धोने के सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए, ये हमको बताना था। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किसमें किया जाता है भैया? कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में भी किया जाता है। बोरेक्स वगैरह बनाना है तो इससे बनता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। ओके। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये अपना एक उपयोग होगा किसके? हमारे धोने के सोडा के। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ लेगा, NO2CO3.10H2O। इसका रासायनिक नाम पूछ लीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका कॉमन नेम पूछ लेगा, धावन सोडा, है ना? इसके उपयोग पूछ लेगा, इसके बनाने की विधि पूछ लेगा, तो ये सब आना चाहिए अपने को। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है भैया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम होता है ना? कॉमन नेम बेकिंग सोडा है। फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, फिर इसको बनाते कैसे हैं उसके बारे में बताया हुआ है। इसके उपयोग क्या होते हैं? बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीजों को मुलायम, स्पंजी एवं खस्ता बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर बेकिंग सोडा के क्षारीय होने के कारण ये पेट के अम्ल की मात्रा को की अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक जो होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। सो इसमें कोई परेशानी, आपत्ति बताओ भाई, इसमें कोई परेशानी है क्या? ठीक है, इसमें कोई परेशानी है? बताओ बताओ बताओ। अगर सारी चीजें क्लियर हैं, अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो पोल में कर दो थम्स अप, है ना? ये सब अपन ने करा हुआ है, तो पोल में क्या कर दोगे तुम लोग? थम्स अप कर दो भाई, थम्स अप। सारी चीजें क्लियर है, थम्स अप कर दो। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं, है ना? तुम लोगों को इसके अंदर ही दिए हुए हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। तो इनको भी तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, है ना? क्या कर लेना? पढ़ लेना। ठीक है, पक्का? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने दिए हुए हैं, है ना? तो इनको भी तुम लोग अच्छे से क्या कर लेना? पढ़ लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, और कोई समस्या, परेशानी, आपत्ति? सर क्लास एंड कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, क्लास एंड कर रहे हैं। ठीक है, बताओ भाई, कोई समस्या, आपत्ति, प्रॉब्लम पूछ सकते हो। क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। ठीक है, ओके 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 ओके, है ना? तो अभी मैंने चैट्स ऑन कर दिया था, तो वो ये क्या होगा? अच्छा, नियर कंप्लीशन मतलब तुम्हारे नोट्स बन रहे हैं 87.35%, मतलब यही क्वेश्चंस हैं, है ना? इनको तुम थोड़ा सा कर लेना, और नोट्स जो बनाए हैं ना उनसे कंपैरिजन करना, तुम लोगों को सारे के आंसर्स मिलेंगे नोट्स के अंदर।
है ना, और अगली स्लाइड में इनके आंसर्स भी है, ठीक है। तो इसी इसी के अंदर है ना, तुम लोग क्या करना, डाउट सेक्शन में डाल देना, मैं तुम लोगों के सारे आंसर्स दूंगा, है ना, इसी वीडियो के अंदर। तो जो क्वेश्चंस वगैरह तुमसे नहीं बन रहे वो वहां पर तुम लोग पूछ सकते हो। और कुछ? अच्छा, चैट्स ऑन कर दूं? चलो, सब कुछ ठीक, मजामा? मैं देख लेता हूँ भाई। ओके सर, बाय 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 बाय। सर चैट नहीं चल रहा, अब चालू कर दिया ना मैंने। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, ठीक है भाई, चलो, बहुत शानदार। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। संडे को मिलने वाले अपन, ठीक है। ओके बाय।